सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रेगुलर वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 2% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 अधिक होता। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मौजूदा दर से 2% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जा रहा है और टाइम कितना है? 2 साल है। तो 2 गुने 2 यानी कि 4%, और 4% ये ब्याज के बराबर है कितना? साधारण ब्याज 240 अधिक होता। कितना अधिक होता? 240 अधिक होता। और यहाँ पर में 2% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जा रहा है और टाइम हमारा 2 वर्ष है, तो 2 दूनी 4%, और यही 4% किसके बराबर में है? 240 के बराबर में है। तो 100% यहाँ से नहीं निकल के आ जाएगा। 240/4 गुने 100, 4 6 के 24, यानी कि 100% का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन है। अंडर रूट 729 का वैल्यू क्या होता है? 27 अपॉन में 15, 25/9 में 81, 15/15 15 ये 225, यानी कि ये 15 हो गया। 15 से 15 खत्म, 9 3 27 और 3 5 15 और 5 5 25, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न, 3 के पावर में 3 गुने 2 के पावर में 4 गुने 7 के पावर में 2/3 के पावर में 2 गुने 56। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3, यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। 3 में से 2 गया 1, यानी कि 3, और ऊपर में हो जाएगा 2 के पावर में 4 गुने 7 के पावर में 2, और 56 को आप कैसे लिखेंगे? 8 गुने 7, और 8 कैसे लिखा जाता है? 2 के फॉर्म में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर में 3, तो आप इसको लिख लीजिए 2 के पावर में 3, और ये हो जाएगा 7। 7 के पावर में 1 कहने का मतलब क्या है? 7 एकम 7, एक ही बार इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 3, ऊपर जाकर के माइनस, यानी कि 4 में से 3 गया 1, तो ऊपर में बचेगा 3 गुने 2 गुने 7 के पावर में 2, 1 2 में से गया 1, यानी कि बचेगा 7। अब आंसर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 सते 42। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 616। यहाँ से आर निकाल लीजिए, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 616 ये 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22, और ये भी 11 से निकल जाएगा। 11 पचे 55, 11 छक 66, 4 दूनी 8, 8 साते 56। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 7। क्लियर? और यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 7। तो आर निकल के आ गया 7। अब इसका क्या बोला जा रहा है? आयतन निकालने के लिए। और गोला का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस आर का वैल्यू रख दीजिए, 4/3 गुने 22/7 और गुने 7 गुने 7 गुने 7। 7 से 7 खत्म, और यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 49। 9 8 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39, 392। इनको जोड़ लीजिए, 2 9 2 11,
9 1 10 3 13 3 1 4 और इसमें डिवाइड कितना से करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो ये दे देगा आपको रिजल्ट 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 3 3 9। आगे देख लीजिए, ऑप्शन भी देखते रहिए। 143 165 123 178। कहने का मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है 143। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे निकालने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग का 1 2 नंबर आ गया, जैसे एक स्टार्टिंग में 1 1 है तो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। स्टार्टिंग में हमने देखा सेकंड 4 है, 6 है, 2 है, 7 है, बस यही से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1437.33 मीटर क्यूब इस गोला का क्या हो जाएगा? आयतन निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हूं और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। तो यहाँ से आप दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा 10 गुने 2, दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 10 दुना 20 किलोमीटर। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता हूं तो मैं अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंचूंगा? तो यहाँ से समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रहा है, तो 10 5 ये हो गया 15। अब ये 15 आ गया, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 5 दिए 15, 5 चौके 20। अब ये 4/3 क्या आया है? घंटा में आया है समय। इसको 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 दिए 60, 20 चौक 80, 80 क्या हो जाएगा? मिनट। अब 80 मिनट समय लग रहा है और कितनी जल्दी पहुंचने की बात हो रही है। पहले कितना समय लग रहा था? 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट पहले समय लग रहा था। और अब कितना लग रहा है? 80 मिनट समय लग रहा है। तो 120 में से 80 घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा? 40 मिनट। कितना निकल के आएगा? 40 मिनट। तो अब जो है अपने गंतव्य तक कितना जल्दी पहुंच रहा है? 40 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्लियर ना? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेखा ग्राफ एक राज्य से 7 जिलों पी क्यू आर एस टी यू और वी के छात्रों 10वीं इंटरमीडिएट यानी कि इंटर और डिग्री की शैक्षिक योग्यता दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। सभी जिलों से मिलकर, सभी जिले जितने भी हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, 10वीं योग्यता वाले छात्रों की कुल संख्या। 10वीं ये हो गया, ये वाला पोर्शन, तो सबको ऐड कर लीजिए। तो 0 0 0 0 लास्ट में 0 है तो ये 0 आ जाएगा। 4 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20, 2 22, 22 6 28, 28 2 30, 3 3 3 6, 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19, टोटल आ गया 1900। तो 10वीं योग्यता वाले छात्रों की कुल संख्या और सभी जिलों से मिलकर डिग्री योग्यता वाले छात्रों के कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? यानी कि इनको भी जोड़ लीजिए और एक दूसरे से घटा दीजिए। लास्ट में 0 है तो ये हो जाएगा 0। 8 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 23 24, 24 6 30, 2 32, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 2 20 1 21, यानी कि 2120 ये आ गया, 1900 ये आ गया। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0, 2 में से 0 गया, ये हो गया 2, है ना? लास्ट में 2 0 किसका आ रहा है? ऑप्शन डी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 11 में से 9 गया तो 9 2 11। क्लियर? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? पेज पे क्या हो गया? ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। 126.012 है तो इसको आप लिख सकते हैं 126। और आगे क्या है? 14.987, इसको आप लिख लीजिए 15। इसको 15 से गुना कर लीजिए, है ना? और ये लास्ट में 603.045 है और
26 प्लस में यहाँ पे x है और मान लीजिए x है, x प्लस 261987 है, तो 262 इसको मानिए, ठीक है। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। 15 छक्के 90, 0 9, 12 15 180, 180 9 189 आ जाएगा। क्लियर। और इसमें से क्या करना है, ये जो दिया हुआ है 603 और ये घट करके मतलब इधर जो प्लस में है ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये है 603 और ये हो जाएगा 261 यानी कि 0.9 है तो 262 कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और ये 6 और 6 2 8 यानी कि माइनस का 865 देगा। यहाँ क्या करना है, 1890 में से 865 को घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 2 8, 18 में से 8 गया, ये हो जाएगा 1025। अब देख लीजिए 1025 के पास एग्जैक्ट दिया हुआ है 1025। एक्चुअली में एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है लगभग कौन सा मान आना चाहिए, तो इसी के आसपास में आएगा यानी कि 1025। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 12x² इज इक्वल टू 27x को संतुष्ट करते हैं उसके मूल हैं। तो 12x² है तो 12x² इज इक्वल टू 27x, x से x खत्म तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 27/12, 3 नमा 27, 3 चौके 12 यानी कि 9/4। देख लीजिए 9/4 ऑप्शन किस में आया है, ऑप्शन ए। एक तो जीरो निकलेगा और एक वैल्यू क्या देगा क्योंकि ये बराबर किसके हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो एक द्विघात समीकरण है तो एक जीरो आंसर आएगा और एक 9/4 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है और f का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब यहाँ से fx है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दिए 15 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 चौक 40 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 पंचे 30 और इसमें डिवाइड करना है। जो भी एफ फ्रीक्वेंसी है इन सबको जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 6 20 से इसको डिवाइड कर लीजिए। जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है 40, 40 30 70, 70 10 80, 5 85, 85 और 5 90 के 91, 91 और 8 कितना हो जाएगा 99/20। 99/20 तो 99 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 1 2 नमा 18 यानी कि 49 और डेसिमल में है ना, यहाँ पे नीचे में जीरो है तो एक डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9 समथिंग। आगे भी कंटिन्यू होगा, ठीक है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, आगे कीजिएगा तो शायद कट जाए। तो हमारा आ गया 49 आ गया और 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 4.9, 4 पॉइंट देखेंगे 9 एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो 4.95 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरा एकदम नेक टू नेक आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, आप चेक करने के लिए कर सकते हैं ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 99 है, इसमें 20 से डिवाइड करके देखिए तो 20 चौके 80। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 20 चौके 80, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 1, ऊपर से 0। अब 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल। ठीक है, 2 नमा 18 यानी कि ये हो जाएगा 90, 9 दूनी 18। यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1, ऊपर से आएगा 0 और ये हो जाएगा 20 2500। ये पूरा पूरा कट रहा है तो आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा कटे या ना कटे, हमारा स्टार्टिंग का 1 2 नंबर आ गया, मैच कर गया ऑप्शन से, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इतना और इतना के बीच माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। माध्य समानुपाती होता क्या है, तो माध्य समानुपाती होता है अंडर रूट वट, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 17 और 68, ये हो जाएगा 17 गुने 68। ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है 68 जो है किसका मल्टीपल है, 17 और 4 का मल्टीपल है ना। 17 और 4 का मल्टीपल है, 2 17 तो 1 17 बाहर आ जाएगा। 4 अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 17 दूना
34 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो साधारण सा प्रश्न था। नेक्स्ट, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। संक्रियाएं दिए हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे 12, 313 और 13 है। इन दोनों को जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कीजिए और सेंटर वाला नंबर लेकर के आइए। तो 12 है और 13 है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है? 12 बार है 144 और ये हो जाएगा 13 का 169, 169। दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ के देखा तो 9 4 13, 3 6 4 10 और 10 1 11, 1 1 2 1 3, यानी कि 313 आ गया हमारा। ये कंडीशन फुलफिल कर गया। सेम उसी तरीके से दूसरे वाले में सेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 1 एकम 1, यानी कि 49 1 50। अब क्या करना है? ऑप्शन में भी वही चेक करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेना है और दोनों को जोड़ करके बीच वाला मिला के देखना है। तो बराबर 144 144, तो सीधा सीधा दिख रहा है 144 144, यानी कि 200 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं, 158 भी है। 9 9 में 81, यानी कि 81 आ गया। 3 3 9, 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी ने 20 15 और 12 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब तीनों का जो रेशियो है निवेश का कितना है? 20, ये है 15 और ये है 12। इतना के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लिया। अब ये 3 महीने तक पूरा लगा रहता है और 3 महीने बाद क्या करता है? वह अपना आधा हिस्सा निकाल लेता है। आधा हिस्सा निकाल लिया और अन्य 9 महीने बाद इतना रुपए के लाभ उनमें विभाजित किया जाता है। तो सी का हिस्सा कितना है? यानी कि 3 महीने में निकाल लेता है कितना? आधा हिस्सा। पूरा कितना था? 12, बचा कितना? आधा निकाल लिया तो 6, 12 में से 6 गया 6, और गुने ये कितने तक लगा रहता है? 9 महीने तक लगा रहता है। अन्य 9 महीने के बाद, यानी कि ये 3 महीने तक पूरा और 3 महीने के बाद क्या करता है? आधा निकालने के बाद जो बचा आधा उसको कंटिन्यू करता है अगले 9 महीने तक। यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है? 1 साल। ये भी 1 साल तक, ये तो स्टार्टिंग से, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, और ये भी स्टार्टिंग से लगा रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब जो रेशियो आ गया कुछ इस तरीके का रेशियो बैठेगा। 20 गुने 12, 15 गुने 12 इज टू 12 गुने 3 प्लस 9 गुने 9, अरे 6 गुने 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, तो कोई ऐसा नंबर। अब देखेंगे सब में आपको 3 का मल्टीपल मिलेगा, तो इसको काट लीजिए। 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3 पचे 15। यहाँ पे देखिएगा तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है ना, अलग अलग हमने क्यों काटा? क्योंकि बीच में प्लस है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा अभी भी 3 का मल्टीपल, अब 4 का मल्टीपल है 4 4, ये 4 का मल्टीपल है, ये तो नहीं है 4 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छके 12 और ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 एकम 2। अभी भी कोई दिख रहा है क्या? अब तो नहीं दिख रहा है। 20 दूनी 40 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये दे देगा 6 प्लस 9, 9 6, ये हो जाएगा 15। अब 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 5 अठे 40, 5 छक 30, 5 तिये 15। यानी कि अब जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 8:6:3। अब प्रॉफिट, यहाँ जो लाभ दिया हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसका पूछा जा रहा है? सी का पूछा जा रहा है। सी का जो निवेश का रेशियो कितना? 3, 3/8 6 14, 14 3 17, और गुने कितना है? 323, 323, लास्ट में कितना है? 1 2 3 0। अभी देख लीजिए ये 17 से जा रहा है क्या? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 और 3 20, 10, 10 3 13, 14 15, 17 9, यानी कि 17 9 में 153, ये पूरा पूरा कट गया। 19 दिया 57, 57 पे क्या हो जाएगा? 3 0। तो 57,000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि सी को जो हिस्सा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 57,000। अगला प्रश्न देखते हैं।
मिश्रित आवर्ती दशमलव कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि बराबर कौन सा साधारण भिन्न होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.3 125 125 125, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। रिकरिंग वाला क्वेश्चन है, 3 1 to 5 और फिर 1 to 5 फिर 1 to 5 है, तो 1 to 5 के पे क्या आ जाएगा, रिकरिंग आ जाएगा, मतलब बार आ जाएगा, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 2 5 में से जिस पे बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जिस पे बार दिया हुआ है उसके बदले में उतने 9 लिखेंगे, और जिस पे नहीं दिया हुआ है उसके बदले में 0 लिखेंगे। 31 25 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 31 22 बटे 9 9 9 0। अब यहाँ देखिएगा तो ये 2 का मल्टीपल दोनों ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा। और भी देख लेते हैं, क्या ये 9 से कटेगा क्या, 3 से कटना चाहिए, 2 2 4 1 5 5 3 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, 2 से ही डिवाइड करके देखते हैं। 2 एकम 2, 1 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 1561 आ रहा है क्या किसी का, तो एक ही ऑप्शन है 1561 ऑप्शन बी, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौके 8, 1 2 9 में 18, 1 2 9 में 18, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 1561 बट्टे 4995 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए ये 1 जनवरी 2006 की बात हो रही है, कौन सा दिन था, तो ये था रविवार, ये रविवार था। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2007 की बात करें तो अगले साल क्या होगा, नॉर्मल ईयर है तो अगले साल एक दिन बढ़ जाएगा, तो रविवार है तो अगले साल क्या हो जाएगा, सोमवार। इसी डेट में 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, तो अब 8 जो है 2008, ये क्या है, ये लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ता है, तो यहाँ पे सोमवार है तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध, यानी कि ये हो जाएगा बुधवार। फिर उसके बाद 2009 की बात हो रही है, तो बुध के बाद क्या होता है, शुक्रवार, बुध के बाद गुरुवार। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि एक लीप ईयर है तो लीप ईयर के बदले में 2 दिन बढ़ेगा आगे, और उसके बाद लास्ट में उसी दिन का पूछा जा रहा है, और 2009 की बात हो रही है तो एक दिन बढ़ेगा, यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से कम करने पर 12 16 18 और 21 से विभाजित हो जाए, यानी कि इन सब में से 7 घटा दीजिए, और वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 12 16 18 से विभाजित होगी। तो इसमें से 7 घटाइएगा, क्योंकि वैल्यू छोटा है आराम से आप घटा सकते हैं। तो 8 7 15, 1008, यानी कि 1008 आ जाएगा। इसमें से 7 घटाइएगा तो 10 क्या आ जाएगा, 4 4 100 एक 1044, 44 6 50 1 51। इसमें से 7 घटाइएगा तो 109 क्या आ जाएगा, 8 98 98 2 100 और 5 105, है ना। तो 1098, और इसमें से 7 घटाइएगा तो 1143 आ जाएगा। अब ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, 12 16 18 और 21 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 18 से आप देख लीजिए, 12 16 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप देखेंगे 3 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है ना। 3 और 4 का मल्टीपल, 4 का पहले बाद में चेक करेंगे, पहले 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 8 1 9 ये 3 से निकल जाएगा, 4 4 8 1 9 ये भी 3 से कट जाएगा, 9 8 17 1 18 18 ये 3 से कट जाएगा, 4 3 7 1 8 यानी कि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो ये वाला तो नहीं काम किया। अब 4 वाला देखते हैं, 4 के मल्टीपल, तो ये देखिए ये 4 का मल्टीपल है, ये भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है। 9 8 17 है ना, 9 ये जो 9 8 है, 9 8 क्या 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 4 दूनी 8 और 1 4 चौके 16 4 पंचे 20, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 4 3 है तो ये सीधा सीधा दिख रहा है,
ऑड नंबर है तो कहने का मतलब ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। अब देखिए अब क्या चेक करेंगे, अब यहाँ से अब आप देख सकते हैं लास्ट में है 21। 21 जो है 7 और 3 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा 7 एकम 7 है ना, 3 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है इसमें से 7 घटाने पे ये वाला जो नंबर है पूरा पूरा 7 से कट गया, 7 से कट गया, 4 से तो हमने चेक कर ही लिया था और 3 से भी चेक कर लिया था, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे, है ना, ये ए है, ये बी है, ये 5 घंटे और 8 घंटे में भरता है, यानी कि ये प्लस भर रहा है, और पाइप सी जो है टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि खाली कर रहा है ना। अब यहाँ से इसका क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, ये हो जाएगा 40, 5 अठे 40 भर रहा है, 8 पंचे 40 ये भी भर रहा है, 10 चौके 40 यानी कि ये खाली कर रहा है। अब इसकी जो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 5 13, 13 में से 4 गया, 9 4 13, यानी कि इसका टोटल एफिशिएंसी जो तीनों का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 40 बटे इन तीनों का एफिशिएंसी 9, 9 चौके 36, 4 40, यानी कि 4.4/9, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए भारित माध्य ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके का प्रश्न पीछे भी सॉल्व किया गया। तो माध्य बराबर होता है क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4 प्लस 3 शून्य शून्य प्लस 5 दूनी 10 प्लस 7 एकम 7 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5 बटे में जो भी यहाँ पे बारंबारता है इन सबको जोड़ लीजिए, 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 5 12, यही है ना, 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 5 12 सबको जोड़ लीजिए, 10 10 4 14 14 और 6 20 1 21 21 और 6 27 3 30 2 32, तो ये हो जाएगा 32/12, 4 8 32, 4 3 12, 8/3 डेसिमल में आंसर है। तो 3 दूनी 6, एक ही दिख रहा है 2 से कटने वाला, 5.6 है, 7.5 है, 8 है, 2.66, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 3 6 2 0 और ये हो जाएगा सॉरी 3 से है ना, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 2 3 6 18, फिर 18 10 20 में से 18 गया, 2 2 0 यानी 3 6 18, तो 2.666 कंटिन्यू आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री का है, तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये जो है क्यू, ये वाला जो एंगल है ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, और एम पी क्यू, ये क्यू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो गया आर। तो पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री और पी और क्यू ये हो गया 3, और पी आर ये हो गया पी और आर ये हो गया 6, तो पी आर क्यू यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी माप क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3 बटे क्या होगा 6, और इसको काटिएगा तो 1/2,
अब थीटा में किस डिग्री का वैल्यू, साइन थीटा में किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो साइन से साइन खत्म, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और ये जो हमने इसे थीटा मान लिया था, ठीक है, तो थीटा बराबर यानी कि एंगल आर बराबर जो है पी आर क्यू की माप क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको जितने भी डिग्री हैं साइन 30, साइन 45, साइन 0 डिग्री, साइन 60, साइन 90, इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। एक अगर आपको पता है तो उसी बिहाफ पे क्या होगा, आपने 10th में पढ़ रखा होगा किस तरीके से सबका वैल्यू निकाला जाता है। ये हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और एक होता है कॉसेक। ये स्टार्टिंग होता है यहाँ से 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इन सब का वैल्यू आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 25 से 29, 38, 54 और 79 हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 से 29 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 25 + 4 = 29। 29 के बाद कितना 38, तो 29 के बाद 9 जोड़िएगा तो उसमें 38 आ जाएगा। 38 में कितना जोड़ने पे 54 आ रहा है, तो 38 और 8, 8 6 14 यानी कि 16, 16 जोड़ने पे 54 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बढ़ रहा है। उसी तरीके से 54 में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बढ़ाइएगा तो 5 4 9 यानी कि 79 हो जाएगा। 79 में कितना बढ़ाइएगा, 5 का स्क्वायर है, अब 6 का स्क्वायर 36, 9 6 15, लास्ट में 5 देख लीजिए किसका है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी 115 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, a + 2b - c bc + a - c 2b + b² को सरल कीजिए। तो कुछ इस तरीके से है। एक तो बेसिक मेथड है कि आप सबको 1 बाय 1 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इसको एक्सपेंड कीजिए। एक क्या है, इन सब का वैल्यू जो है a = b = c, इसका हम मान लेते हैं क्या है, वैल्यू 1 है, हम मानते हैं। अब एक मानने से क्या होता है, चेक करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। a = 1 तो b बराबर क्या, यहाँ पे b = 1 और c = 1, सबका वैल्यू हमने 1 माना है। अब यहीं पे देख लीजिए, इन सब में 1 रखने से अच्छा है, इसमें अगर 1 रखिएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 - 1 ये भी पूरा का पूरा टर्म क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। यहाँ पे 1 रखिएगा तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर = 1। यानी कि इस पूरे समीकरण में हमने ए बी सी का वैल्यू 1 रखा तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, 1। अब जिस भी ऑप्शन में ए बी सी डी, ए बी सी तीनों का वैल्यू 1 रखने पे 1 के बराबर में आ जाए तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तीनों का वैल्यू अगर कुछ इस तरीके से 0 वगैरह आता तो यहाँ पर फिर सॉल्व करना पड़ता, आपको एक्सपेंड करना पड़ता बेसिक से। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ए बी सी का वैल्यू हमने 1 रख लिया है। अगर इसके बावजूद भी 2 आंसर यानी कि 2 ऑप्शन हमारा सेम आंसर आता है तो फिर हमें फिर भी क्या करना पड़ेगा, बेसिक से ही जाना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे 1 रखिएगा तो ये आ जाएगा 2 + 3 × 1 × 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 4 × 1 × 1 4 प्लस 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 में से 4 गया तो इसका आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। 3 2 5, 5 1 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 3 + 1 + 3 -5 -1, 3 1 4, 4 3 7, 7 में से 5 1 6 गया तो 1, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे भी चेक करना होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 1 -2। तो आप देखेंगे 3 में से 5 1 6 2 8 घटाइएगा तो 5 1 6 2 8, 8 में से 3 घटाइएगा तो -5 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। अब ये होगा 3 +
3 माइनस 5 माइनस 1, 3 3 6 और माइनस का 5 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 6, तो ये दे देगा रिजल्ट 0। तो हमारा दिख रहा है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में ए बी सी 1 रखने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको, बट आप इसके थ्रू जा सकते हैं और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको दिखे जो यहाँ पे 2 ऑप्शन में सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इस मेथड को छोड़ करके आप क्या करेंगे, बेसिक से आप कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से तो अच्छा है ना, जो आप कम समय में ए बी सी का वैल्यू रख करके, कोई भी वैल्यू रख करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ सबसे आसान वैल्यू क्या है, ए बी सी बराबर 1। नेक्स्ट, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहला ऑप्शन देखिएगा, सुबह की सैर पर जाने वाले उन लोगों की संख्या 19 है। मॉर्निंग वॉकर 19 है जो लड़कियां हैं लेकिन स्नातक नहीं है। ये तो 19 सिर्फ मॉर्निंग वॉकर की ही बात हो रही है ना, ये वाला पोर्शन। ये कहाँ दिखा रहा है जो ये गर्ल्स है या फिर स्नातक नहीं है। स्नातक नहीं है ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 19 इस वाले जो सर्कल है इस वाले में नहीं, मॉर्निंग वॉकर नहीं, ये तो आ जाएगा। ये 19 जो है नहीं, इसमें कहाँ आ रहा है, ये तो ग्रेजुएट वाले में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मॉर्निंग वॉकर ही है, गर्ल्स नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। उसके बाद है स्नातक और सुबह की सैर, स्नातक भी है और सुबह की सैर करने वाले लड़कियों की संख्या 39 है। तो आप देखेंगे ग्रेजुएट है और मॉर्निंग वॉकर है, इसका जो वैल्यू है कितना है, 33 है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ये कितना है, 33 है, तो 39 ये गलत हो जाएगा। ऐसे स्नातकों की संख्या 33 है जो सुबह की सैर पर जाते हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। तो ठीक है, ग्रेजुएट है 33 है और 33 लड़की वाले सर्कल में नहीं आ रहा है, तो और मॉर्निंग वॉकर है, तो ये कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है। अगला देख लेते हैं, ऐसे स्नातकों की संख्या 22 है जो लड़कियां भी है लेकिन सुबह की सैर पर नहीं जाती है। तो ऐसे तो 39 दिख रहा है ना, 22 कहाँ से हो जाएगा, 22 तो होगा ही नहीं। 22 क्या है, 22 लड़की है और मॉर्निंग वॉकर है, स्नातक नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसे स्नातकों की संख्या 22 है जो लड़कियां भी है लेकिन सुबह की सैर पर नहीं जाती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति के संयोजित होने पर 5 एम्पियर की करंट खींचता है। विद्युत उपकरण की शक्ति क्या है। देखिए यहाँ पे मैथ का वैसे सेट कराया जा रहा है, उसमें क्या रख दिया गया है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन रख दिया गया है। इस क्वेश्चन को सेट करने का एक ही मकसद है कि अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स का है तो उसको भी साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा सहूलियत हो, आसानी हो। इसे आप जीके जीएस साइंस में तो पढ़ेंगे ही, बट इसमें भी प्रैक्टिस कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो विद्युत उपकरण में 220 वोल्ट की आपूर्ति के संयोजित होने पर 5 एम्पियर की करंट खींचता है। तो विद्युत उपकरण की पावर यानी कि शक्ति क्या है। आपको पता होना चाहिए पावर जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज कितना आ रहा है 220 और करंट कितना मिल रहा है 5 एम्पियर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, यानी 1100। आपको पता होना चाहिए 1000 वाट, और ये किस में आएगा, इसका जो यूनिट होगा वाट, पावर का जो यूनिट क्या हो जाता है वाट। तो 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट, 1 के डब्लू। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट दे देगा 1.1, और 1.1 क्या देगा के डब्लू। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.1 के डब्लू। क्लियर। नेक्स्ट है, चंद्रा चंद्रिका से 10 साल छोटी है। ठीक है, ये है चंद्रा
किसी किसी पेज पे पेन क्यों नहीं चलता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। खैर देखिए, चंद्रा चंद्रिका से 10 साल छोटी है। ये है चंद्रा और ये है चंद्रिका। चंद्रा चंद्रिका से क्या है, 10 साल छोटी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 साल का है। 5 साल बाद चंद्रिका चंद्रिका चंद्रा से दुगुनी उम्र की हो जाएगी। तो यानी कि ये वर्तमान का मान लीजिए स्केल है, ये वाला, ये वर्तमान का स्केल है, और ये 5 साल बाद बोला जा रहा है। 5 साल क्या हो रहा है, चंद्रिका चंद्रा से, है ना, चंद्रिका चंद्रा से दोगुनी उम्र की हो जाएगी। यानी कि ये अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 है, और साल में कितना है, 10 है। तो 1 बराबर 10, तो 1 बराबर ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 बराबर 20। तो ये हो जाएगा 10 साल, ये हो जाएगा 20 साल। अब बोला जा रहा है चंद्रिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, ये 5 साल बाद की बात हो रही है ना, तो 5 साल घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 15 साल। तो ये ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 साल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस पेज पे चल रहा है पेन। 3x² - 6x + 5 = 0 समीकरण को मूल की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें क्या करना होगा, डी का वैल्यू निकालना होगा। और डी बराबर होता क्या है, b² - 4ac। अब देखना होगा ये बराबर 0 के है, मूलों की प्रकृति क्या है ना। यानी कि इस ये 0 के बराबर आ रहा है, 0 से बड़ा वैल्यू दे रहा है, या 0 से छोटा वैल्यू दे रहा है। तो देख लेते हैं, b जो है -6 है, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा -4 इंटू a की जगह पे 3, और c की जगह पे कितना है 5। 36 माइनस 4 दिए 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी कि माइनस का 24। और ये क्या है, 0 से छोटा वैल्यू है। जब भी 0 से छोटा वैल्यू हो तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये क्या हो, रिजल्ट जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है कहने का मतलब क्या होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई, है ना, इस तरीके से मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और अब क्या है, समांतर भुजा की लंबाई 12 है, जैसे ये है ना, ये 12 है, और उसके आधार और दूसरी समांतर भुजा के बीच लंबवत दूरी कितना है, 8 है। इनके बीच का जो दूरी है यहाँ से यहाँ, ये कितना है, इसकी लंबवत दूरी 8 है ना, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सिंपल है, क्षेत्रफल होता क्या है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है 8, 12 8 96। तो ये साधारण सा प्रश्न था, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये हाइट हो गया 12, कितना है 8 हाइट है, और ये बेस कितना है 12 है। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अगला प्रश्न, 3.0 सेंटीमीटर आकार का एक बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया।
निर्मित प्रतिबिंब डैश है और इसकी ऊंचाई डैश है। तो ये फिजिक्स का दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3.0 सेंटीमीटर, आकार का एक बिंब, यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वस्तु की ऊंचाई यानी कि h बराबर है 3 सेंटीमीटर, प्लस का 3 सेंटीमीटर, है ना। और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो f निकलेगा वो f क्या निकलेगा? माइनस का 18 सेंटीमीटर। और ये जो वस्तु की ऊंचाई h प्लस में लिया गया है। क्यों प्लस में लिया गया है? क्योंकि मुख्य अक्ष से क्या है, ये ऊपर की तरफ है ना। और -18 क्या है? ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट का अब ये अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यानी कि u का अगर बात करें वो कितना है? 54 सेंटीमीटर है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? माइनस का 54 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण की बात हो रही है ना, तो ये हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है? ये निगेटिव, इसका जो वैल्यू देगा ये निगेटिव में देगा। अब यहाँ से फॉर्मूला सेट कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दर्पण का फॉर्मूला है। यहाँ से आप h तो ये तो हो गया, f दिया हुआ, u दिया हुआ, यहाँ से v निकल के आ जाएगा। 1/v प्लस 1/u है, तो u का वैल्यू -54 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/54 इज इक्वल टू f का वैल्यू -18, तो माइनस का 1 क्या देगा? माइनस का 1/18 हो जाएगा। यहाँ से 1/v निकालिएगा तो 1/54 माइनस 1/18, 54 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 54, ये हो जाएगा 1 माइनस 18, तो ये 54, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2/54, 27 दूनी 54, माइनस का 1/27। यहाँ से आपको v निकल के आ जाएगा। v क्या निकलेगा? v बराबर आ जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो माइनस का 27 निकलेगा। अब माइनस का 27 जैसे ही निकला तो यहाँ से आप एक चीज़ का तो पता लगा सकते हैं, माइनस पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या होगा? सामने होगा। और क्या कैसा इसका इमेज बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया, वास्तविक और उल्टा। क्लियर? वास्तविक उल्टा। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी ये तो हो गया निर्मित प्रतिबिंब उल्टा है और इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना चाहिए? आवर्धन हमें निकालना होगा। और आवर्धन बराबर होता क्या है? h1 है ना, बटे h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, है ना। ये नहीं होगा, साइड को हटा दीजिए यहाँ से। एक तो डैश हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे h डैश। तो आवर्धन बराबर होता है वस्तु की, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हो गया, ये हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से हमारा v भी निकला हुआ है और u भी निकला हुआ है। माइनस का v कितना निकला है? v निकला है माइनस का 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 27। और u का वैल्यू क्या है? माइनस का आवर्धन बराबर v/u इज इक्वल टू -27/u का वैल्यू है माइनस का 54। यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 27 दूनी 54, यानी कि ये आवर्धन m का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.57
सेंटीमीटर। अब हमें निकला है 0.5 सेंटीमीटर m। यहाँ से आप देखिएगा H1/H बराबर 0.5 निकल के आया है। क्लियर? पूछा क्या जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई यानी कि H1 हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। H1 यानी कि H डैश जो भी है, H इंटू 0.5। H है हमारा कितना, तो H है 3 और हमें निकल के आया है 0.5। तो 5 दिए 15 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और इसका जो इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है, उल्टा, और 1.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्लियर? तो दो चीज़ समझना है आपको, एक तो दर्पण सूत्र से एक फॉर्म मतलब वैल्यू निकाल लेना है v का वैल्यू, और v का वैल्यू निकलने के बाद आवर्धन किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, है ना। और इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वी वाई यू के बराबर में होता है। यहाँ पे -27/-54, यहाँ से आएगा 0.5, और ये 0.5 बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर 0.5 के। तो यहाँ से एच डैश आपको निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये त्रिभुज है ए बी सी। ए बी है 3, बी सी है 4 और ए सी है 5। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर 4, पी क्यू 5 और पी आर 3 यानी कि सेम ही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांग समता का सही क्रम है। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं और जैसे जैसे इसका मेजरमेंट दिया हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी 3 है और यहाँ पे कितना है, आर क्यू 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर क्यू 3 है, तो ये आर है और ये हो जाएगा क्यू। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट है ये 4 है, तो ये वाला 4 होगा। आप देख लेते हैं 4 किसका है, 4 जो है पी आर बराबर 4 है। तो पी आर बराबर 4 है और ये वाला 4 है हमारा, तो हम एक काम करते हैं क्यू ऊपर लिख लेते हैं और आर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आर पी, ये हो जाएगा क्यू। क्यू आर कितना है हमारा 3 है और आर पी जो है ये हो जाएगा 4। तो पी क्यू जो है ये कितना हो जाएगा 5। तो ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देख लीजिए ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए यानी कि इस तरीके से जा रहा है। तो हमारा सर्वांगसम तो जो दूसरा ट्रायंगल इसी के सिमिलर होगा वो कैसे जाएगा, पी आर क्यू। तो क्या पी आर क्यू है, क्या पी आर क्यू नहीं है, तो ये नहीं होगा। ए बी सी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए फिर बी फिर सी। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो किस तरीके से होगा, क्यू आर पी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, आर पी क्यू है, तो ये नहीं होगा। बी सी ए, अब ये क्या है, बी सी ए कुछ इस तरीके से जा रहा है, बी सी ए। तो हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, आर पी क्यू। आर पी क्यू है क्या, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें सिमिलर करना है, ठीक है ना। तो सिमिलर जिस रेशियो में जिस तरीके से हम इस ट्रायंगल में बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें दूसरे ट्रायंगल में भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्त कितना है। लघुत्तम समापवर्त 385 है और उसका एचसीएफ जो है 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, एचसीएफ 7 है तो वो जो संख्या होगी 7a। किसी किसी पेज पे पेन क्यों नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ये समस्या नहीं होगी।
फिलहाल के लिए यहाँ देखते हैं तो 7 एक संख्या ये हो गई और एक संख्या होगी 7b, और इन दोनों का जो सम दे रखा है कितना दे रखा है 112। तो यहाँ से 7 कॉमन, a प्लस b बराबर 112, 7 एकम 7, 4 7 छक 42, यानी a प्लस b का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर। अब यहाँ से आप देखिएगा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हमारा P और Q दो संख्या जो है हमने माना था, कौन कौन सा माना 7a और 7b, ये हो जाएगा 7a गुने 7b बराबर एलसीएम कितना है 385, 385 और गुने में कितना है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 7 है। तो 7 से 7 खत्म, ये 7 का मल्टीपल है क्या 7 पचे 35, 7 पचे 35, कहने का मतलब ए बी जो हमें निकल के आया वो निकल के आया 55। अब वो वैल्यू हमें लेना है ए और बी का जिसको जोड़ने पे 16 आ जाए और जिसको गुना करने पे 55 आ जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है, और उसका उनका एचसीएफ भी क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा तो 11 और 5 जोड़िएगा तो 16 आएगा, और 11 और 5 गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55 आएगा, और 11 और 5 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि और तो कोई ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा है। अगर आप कहिएगा 55, 55 और 1 इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, और 55 गुने 1 बराबर 55 हो रहा है, तो क्या 55 प्लस 1 16 के बराबर में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दो ही कंडीशन फुलफिल कर रहा था, जिसमें एक कंडीशन एचसीएफ की वजह से और ये एडिशन की वजह से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 11 5 आ गया। अब बोला क्या जा रहा है तो उनका अंतर क्या होगा, तो अंतर देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 11 सते 77 और 7 पचे 35, 77 में से 35 घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, तो 42 जो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि सभी संख्याओं के लिए दहाई और इकाई का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो कौन सी मूल संख्या क्रमशः श्रेणी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी। देखिए 2 9 है तो ये हो जाएगा 9 2, 7 4 है तो 4 7, 3 9, 5 7, 9 1, 2 5, 5 7, 4 9, 3 9, 1 7। सबसे बड़ी संख्या देखिए 92 92, 91 91, इससे बड़ी से कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 29। और सबसे छोटी देखिएगा तो लास्ट वाला 17 यानी कि 71, 29 और 71 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने उच्चतम और निम्नतम अंकों के मध्य अंतर कितना होगा। तो प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है और सम में 2 घटाया जा रहा है, यानी कि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6। एक विषम संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है, 1 प्लस 1 2, 3 1 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। तो उच्चतम संख्या ये हो गया, और निम्नतम कौन सा हो गया निम्नतम 0। तो एक दूसरे का अंतर कितना है 6 में से 0 गया 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक दुकानदार इतना रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमिक रूप से इतना इतना की छूट दी। वस्तु का विक्रय मूल्य 28,000 गुणे पहले 10% का छूट, फिर 15% का छूट, 0 0 खत्म, 2 0 से इस तरीके से 2 0 खत्म। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 8 72, 7 9 दूना 18, 2 20 5 25, 85 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट पे 0, ये तो नहीं होगा, 5 दूनी 10, 1 25 पंचे 100, 125 126, 8 दूनी 16, 6 0 6 6 12, 2 0 किसका आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 21 420, 21 420 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में संख्याएं नाश्ते में कुछ खाद्य पदार्थ खाने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है।
ये है डोनट, ये है पास्ता, ये है डोरिटस। कितने लोग पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं? तो पास्ता खा रहा है ना? पास्ता खा रहा है, पास्ता खाने वाले की संख्या कितना है? तो आप देखेंगे पास्ता खाने वाले की संख्या 50 है, और ये 10, 60 दो 62। ये तो 8 वाला जो है, ये वाला, ये 8 वाला तो डोनट्स खा रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो 50 और 10, 60 दो 62, यानी कि पास्ता खाने वाले लेकिन डोनट नहीं खा रहा है, तो डोनट को छोड़ देना है, डोरिटस की बात नहीं हो रही है। तो ये 12 जो है ये किस में है? इसी सर्कल में है। तो 50 + 10 60 और 2 62, यानी कि पास्ता खाने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 62। अगला प्रश्न, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का इतना है, यानी कि प्रॉफिट जो है सीपी का 260/100 है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 13 26, 2 पंचे 10। प्रॉफिट 13 है तो सीपी कितना है? 5। एसपी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में सीपी जुड़िएगा तो एसपी, तो 13 5 18, और ये 18 बराबर किसके हैं? 72 के। 18 चौक 72। ये सीपी है, पूछा क्या जा रहा है? सीपी, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 400 से, तो 5 चौके 20 पर 00, तो क्या हो जाएगा? सीपी 2000। अगला प्रश्न, a माइनस बी का होल क्यूब b माइनस 2c होल क्यूब माइनस a प्लस 2c होल क्यूब का हल करें। तो देखिए, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी प्लस सी, इनका वैल्यू अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 3ab। अब इन सबको आप जोड़िएगा तो आपको 0 वैल्यू मिलेगा। आप करके देख लीजिए। प्लस ए माइनस ए, ये दोनों कट गया। माइनस बी प्लस बी, ये कटा। -2c प्लस 2c, तो ये कट गया। तो सबको हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद हमें क्या मिला? 0। तो जब 0 मिल गया तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। तो एक ही दिख रहा है ऑप्शन बी में 3, 3abc, यानी ए की जगह पर क्या है? a माइनस बी, बी की जगह पे b माइनस 2c, और c की जगह पे -a प्लस 2c। अगला प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड था। 12 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम बराबर LBH। 12 15 180, 180 पे एक 0, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, आज पिता की आयु अपने 3 बच्चों की आयु के योग का दुगुना है। मान लीजिए एक बच्चे की आयु x, 3 बच्चे की आयु क्या हो जाएगा? 3x। आज पिता की आयु अपने 3 बच्चों की आयु के योग का दुगुना है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा? इसका दुगुना, यानी कि 6x। क्लियर? बच्चे की आयु का क्या है? आज उसके फादर की आयु दोगुना है, यानी कि 3x बच्चे का, तो फादर का हो जाएगा 6x। 15 साल बाद पिता की आयु अपने बच्चे की आयु के बराबर होगी। तो इसमें 15 साल जुड़िएगा, 6x प्लस 15, और ये बराबर हो जाएगा 3x प्लस, एक बच्चे में 15 साल जुड़ रहा है, यहाँ 3 बच्चे हैं तो 15 तो ये 45 जुड़ेगा। ये 15 साल बाद की बात हो रही है। तो यहाँ एक बच्चे में 15 साल बढ़ रहा है, तो 3 बच्चे में कितना बढ़ेगा? 15 तो ये 45, हर एक में 15-15 साल बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 45। 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 3x। 45 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 30। x बराबर हो जाएगा 10। अब क्या पूछा जा रहा है? आज से 15 साल बाद पिता की उम्र। तो यहाँ पे पहले पिता का वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10 छक 60, यहाँ से 15 साल बढ़ा दीजिए, तो 10 7 60, 10 70, 70 और 5 75। तो 15 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी? 75 साल। अगला प्रश्न, 35 21 20 12 40। 7 से डिवाइड कीजिएगा, या 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 7 35, और इसका 3 गुना 21। 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 चौके 20, इसका 3 गुना 12। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 8, और 8 3 24, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 शोरूम ए से ई तक में आकार 7, 8 और 9 के जूतों की बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित संचित दंड आरेख में दिए गए हैं। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का नेक्स्ट। इसमें जो ग्राफ था वो ग्राफ लगाना शायद भूल गए, यहाँ ग्राफ नहीं दे पाए। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ नहीं दिया हुआ है। ग्राफ के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन था, यहाँ पे ग्राफ लगाना भूल गए या फिर पता नहीं। नेक्स्ट, एक सेकेंड, शायद ग्राफ लगा नहीं है इसमें। नेक्स्ट वाले को वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर कर देंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये लगभग का है, देखने से ही पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे है 23 और ये है 17, 16.9 यानी कि 17। 17 3 20, 17 3 20 20, ये हो जाएगा 40, प्लस ये 2 है और ये है 4, तो ये हो जाएगा 8, माइनस ये कितना है 42, प्लस 600 कितना 44, क्योंकि 43.99 है तो 644, 40 8 48 इसमें जुड़ जाएगा। 8 4 12, 1 4 4 8 1 9 और ये 6 और इसमें से 42 घटा दीजिए, 0, ये हो जाएगा 5, 650। 650 क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो ये कुछ कितने प्रश्न थे? तो दो, शायद दो, एक या दो 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 फिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, तो इसमें 40 क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर मैं 1-2 पेज ये है, तो कहने का मतलब 38-40 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कराया गया। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।